तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। आशा करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अच्छे होंगे। और आज हम फिर से क्लास 10th के चैप्टर 1 जिसमें रासायनिक अभिक्रिया और समीकरणों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पहला पार्ट है, ये पहला चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। और इस अच्छे चैप्टर को हमने अच्छी तरीके से ही संपन्न करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। और मैंने एक मोटिवेशनल कोट के साथ में आपके साथ शुरुआत की थी और इसी के साथ ही हम रिवाइज कर लेंगे। पहली चीज़ें कि हमने परिवर्तनों के बारे में सबसे पहले पढ़ा था कि परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, दो परिवर्तन बताए थे। और रासायनिक परिवर्तन की ओर बढ़ते हुए हमने सीख लिया था कि रासायनिक परिवर्तन होने के कारण ही रासायनिक अभिक्रियाएं जो हैं वो होती हैं। अब रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ते हुए हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण और रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं ये भी पढ़ा था। और साथ ही हमने रासायनिक समीकरणों के बारे में पढ़ा था कि रासायनिक समीकरण की हमें क्यों आवश्यकता होती है और किस तरह से हम रासायनिक समीकरणों को सही तरीके से मतलब पढ़ने योग्य बना सकते हैं। और इसी के साथ ही मैंने अभिकारक और उत्पाद के बारे में चर्चा की थी कि किसे हम अभिकारक और किसे उत्पाद कहते हैं। और अभिकारक और उत्पाद की ओर चर्चा करते हुए हम आगे बढ़े थे और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में हमने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। और मैंने आपको बताया था कि रासायनिक जो अभिक्रियाएँ होती हैं उसमें जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या फिर एडिशन रिएक्शन है और अपघटन अभिक्रिया है या फिर विस्थापन अभिक्रिया है या फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया है, उदासीनीकरण और ऑक्सीजन अपचयन अभिक्रिया जिसे हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, उसके बारे में हम करते हैं, मतलब ये अध्ययन करते हैं। और इसके बाद ही आज हम ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी दो प्रकार की अभिक्रियाओं के बारे में और पढ़ेंगे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया जो है वो कौन सी होती हैं, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। बोला गया है कि रासायनिक अभिक्रिया ऊष्मा के अवशोषण या उत्सर्जन के आधार पर दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और नंबर 2 है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी होती है? एक्सोथर्मिक, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं ऐसे। और ये अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी का मतलब होता है वो ऊष्मा का अवशोषण कर रही हैं, अपने अंदर शोषण कर रही हैं, ठीक है। जो हमने याद किया था वो इस तरीके से किया था कि ऊष्माशोषी का मतलब है कि वह ऊष्मा को अपने अंदर शोषित कर रहा है, मतलब ऊष्मा का शोषण कर रहा है, अपने अंदर ऊष्मा को समाहित कर रहा है, उसे हम बोलते हैं ऊष्माशोषी। और जो ऊष्मा का उत्सर्जन करता है उसे हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। मीन्स वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, मतलब बाहर निकलती है ऊष्मा, उसे हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे आपने देखा होगा कि घरों में जैसे कलई वगैरह होती है, जब हम चूना डाल देते हैं, कलई डाल देते हैं पानी में, तो उसमें से हीट निकलती है। तो हीट जो निकल रही है वही जो उदाहरण है वो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का, ठीक है। अब देखिए इस अभिक्रिया में क्या होता है, इस अभिक्रिया में कोई भी अभिकारक जो होता है वो हीट निकालने के बाद में, ठीक है, हीट निकालने के बाद में फिर उत्पाद बनाता है, ठीक है। ऊष्मा बाहर निकलती है, उसके बाद में फिर उत्पाद बनता है अभिकारक के अंदर, ठीक है ना। किसमें? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में। फिर से बता देता हूँ, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होगा कि कोई भी अभिकारक जब उत्पाद बनाएगा तो उस बीच में अपने से ऊष्मा को बाहर निकालेगा, ठीक है। तो यही जो उदाहरण है वही आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का है। लेकिन अगर हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में बात करें तो वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ठीक है ना, ऊष्मा जिसमें ली जाती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे अभिकारक है कोई, अभिकारक में क्या होगा, ऊष्मा ली जाएगी, ठीक है, वातावरण या परिवेश से ऊष्मा जो है वो ली जाएगी, ठीक। ऊष्माशोषी मतलब ऊष्मा का शोषण किया जाएगा, जिसके कारण उत्पाद जो है वो बनेगा, मतलब ऊष्मा जो है वो अंदर ली जाती है, ओके, ऊष्माशोषी अभिक्रिया में। तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारे हो गए ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब देखिए मुख्य विशेषताएं जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है उसकी क्या है। इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, किसमें? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। दूसरा है अभिक्रियाओं के दौरान तापमान बढ़ता है, ठीक है। कहाँ का? जो हमारे आसपास परिवेश का जो तापमान होगा वो बढ़ जाएगा। कलई को डालोगे पानी में, कलई अपने अंदर हीट छोड़ेगी तो जो उसके आसपास का जो टेम्परेचर होगा वो बढ़ जाएगा। अभिक्रिया का परिवेश गर्म महसूस होता है। दूसरा, अधिकांश दहन अभिक्रियाएं इसी प्रकार की होती हैं। जितनी भी दहन अभिक्रियाएं हैं जिसमें से ऊष्मा जो है वो बाहर निकलती है, वे सभी ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं, ओके। अच्छा, ऊष्माशोषी के बारे में बात करें तो इसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, अभिक्रिया के दौरान तापमान घटता है
और अभिक्रिया का प्रवेश ठंडा महसूस होगा, मतलब अपने जब वो हीट को खींचेगी अपनी ओर तो उसके आसपास का जो इन्वायरमेंट होगा वो कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। अधिकांश अपघटन अभिक्रियाएं इसी प्रकार की होती हैं। कौन सी अपघटन अभिक्रियाएं जो होंगी वो इसी प्रकार की होंगी। ओके, हमने चार तरीके की जो अभिक्रियाएं वो पढ़ी थी और उन्हीं में हमने पढ़ा था क्या, अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, अपघटन अभिक्रिया के बारे में हमने पढ़ा था और वही हमारी क्या कहला रही थी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और डीकम्पोजिशन रिएक्शन ही जो है वह आपकी होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ओके, अब देखिए उदाहरण है इसका, जैसे मैग्नीशियम रेवन का जलना, ऑक्सीजन में जलना, तो ये हमारा एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती हैं, ठीक है, वो हमारी जो है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के अंतर्गत ही आती हैं। तो मैग्नीशियम रेवन को हम जला रहे हैं, मैग्नीशियम रेवन को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं, तो Mg+O2 MgO और ऊष्मा इसमें से क्या निकल रही है, बाहर निकल रही है। कोयले का जलना जैसे C+O2 क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। अब वैसे ही जो न्यूट्रलाइजिंग अभिक्रिया है उसमें भी क्या होता है, ऊष्मा जो है वो बाहर निकलती है। ठीक है, अच्छा, जो हम सांस लेते हैं, जो हम भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद में क्या होता है कि ऊष्मा जो है वो बाहर निकलती है, तो इसके कारण वह भी एक कैसी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊर्जा बाहर निकलती है। आगे बोला गया है कैल्शियम कार्बोनेट का ऊष्मा द्वारा अपघटन। ठीक है, ये कैसी अभिक्रिया, कैल्शियम कार्बोनेट वही कलई, ठीक है, उसको अगर हम पानी में डाल देते हैं तो उसमें से क्या निकलती है, ऊष्मा द्वारा अपघटन अगर हो रहा है तो हमारा क्या है, CaO कार्बन, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा का शोषण हुआ, मतलब उसे ऊष्मा चाहिए होती है। सॉरी, वो कलई वाला उदाहरण नहीं था ये। ठीक है ना, अब वो यहाँ क्या है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, 6CO+6H2O, तीर का निशान, मतलब ये बना रहा है C6H12O6 और C6O2, मीन्स जो कार्बन डाइऑक्साइड है और कार्बन जो जल है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और जो जल है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंदर बात हो रही है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में मिलकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्योंकि उसे प्रकाश ऊष्मा चाहिए, वो क्या बना रहा है, हमारा ग्लूकोज C6H12O6 और 6O2। ठीक है, अब यहाँ देखिए NH4Cl का जल में घोलना, मतलब NH4 और Cl को जब हम जल में घोलेंगे तो NH4Cl प्लस जल, ये जो है वो घोल एक जो बनेगा वो ठंडा महसूस कराएगा, मीन्स ये भी एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का ही उदाहरण होगा। ठीक है, अब देखिए संक्षेप में देख लेते हैं, संक्षेप में जो अंतर है वो क्या है। संक्षेप में अंतर है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। नंबर 1, ऊष्मा का उत्सर्जन करती है, कौन सी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है। दूसरा, तापमान बढ़ता है, परिवेश का तापमान बढ़ जाता है, लेकिन ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में परिवेश का तापमान घट जाता है, परिवेश गर्म हो जाता है, परिवेश ठंडा हो जाता है। उसके बाद दहन अभिक्रियाएं प्राय इसी प्रकार की होती हैं, जितनी भी दहन अभिक्रियाएं हैं वो सब इसी प्रकार की होती हैं। कौन सी, ऊष्माक्षेपी, जो भोजन हम कर रहे हैं वो भी एक दहन अभिक्रिया है और वह भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है। दूसरा, अपघटन अभिक्रियाएं प्राय इसी प्रकार की अभिक्रिया होती हैं, जितनी भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो सभी अब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया की ही उदाहरण होती हैं। ठीक है, अब देखिए याद रखें, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया याद रखना है कि ऊष्मा बाहर निकलती है, तापमान बढ़ जाता है। ओके, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा अंदर ले आती है, तापमान घट जाता है। और तापमान कहाँ घट रहा है, परिवेश का तापमान जो है वो घट रहा है। ओके, तो ये आपको याद रहा होगा क्या, ये हमने आज पढ़ा ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के बारे में। और जो भी आपके नोट्स हैं आप उन्हें बनाते रहिए, जिस तरीके से हम बता रहे हैं उसी अनुरूप अगर आप बनाएंगे तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, जिससे कि आपको याद भी रखने में बहुत आसानी रहेगी। तो इसी के साथ ही मिलेंगे अगली क्लास में, जहाँ पे हम संक्षारण के बारे में बात कर रहे होंगे और इन चीज़ों को उतनी आसानी के साथ पढ़ते हुए, जो कि मैंने आपको देख रहे हैं, आप सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज किया है और सही बनाया है। ठीक है ना, जिससे आपकी समझ में बेहतरीन तरीके से आए। और आगे हम जो है वो संक्षारण के बारे में पढ़ेंगे, संक्षारण क्या है। तो इसी के साथ ही आप मुझे दीजिए विदा, मिलेंगे आगे। बहुत बहुत धन्यवाद।